हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होगा, चाहे कोई लाइव क्लास हो, कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड हैं सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 12 एटम्स के अंदर अब हम आ चुके हैं बहुत ही उम्दा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, विच इज टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, तो बिना समय लगाए लेकर के चलते हैं आपको इसके अपन एंट्री स्लाइड के ऊपर। तो द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि बोर स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास बेसिकली अगर चेक किया जाए ना तो दो तरह की एनर्जीज होती है। ठीक है, पहला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी विच इज ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो एब्सोल्युटली सर मूव कर रहा होगा विद सम वेलोसिटी ना, तो उस वजह से वेलोसिटी के कारण जो एनर्जी डेवलप होती है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है सर, तो पहले अपने पास में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी विच इज ड्यू टू पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दूसरा अपने पास में क्या होता है सर? पोटेंशियल एनर्जी विच इज ड्यू टू पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की वजह से कितना दूर है ऑर्बिट, कितना दूर है न्यूक्लियस के, कितना पास है न्यूक्लियस के, तो उसी बेसिस पर उस इलेक्ट्रॉन के पास में एक पोटेंशियल एनर्जी भी डेवलप होती है। ठीक है, जब आपको निकालनी होती है ना टोटल एनर्जी, तो आप कैसे निकालते हैं? टोटल एनर्जी निकालने के लिए बस एक काम करना पड़ता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को आप नॉर्मली ऐड कर दीजिए। इट्स एज सिंपल एज दैट, आपको मिल जाएगी टोटल एनर्जी। ठीक है, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी में कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता है, हाफ एम वी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन क्या है ना, डेरिवेशन जब स्टार्ट करूंगा ना तो उसमें आपको क्या है सर? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, डेरिवेशन में आपको सर सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला जो है ना वो पता होना चाहिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल यू हैव दिस न्यूक्लियस। ठीक है, और इस अभी अपन बात नहीं कर रहे हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, अभी अपन बात कर रहे हैं इन जनरल किसी भी एटम के लिए। तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा सर? Z के बराबर होगा। उसके पास में चार्ज कितना हो जाएगा? प्लस का Ze इज गोइंग टू बी द अमाउंट ऑफ द चार्ज। ठीक है, प्लस का Ze इज गोइंग टू बी द अमाउंट ऑफ द चार्ज। अब इन ऑर्बिट्स में कौन मूव करेगा सर? इन ऑर्बिट्स में मूव करेगा एक इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट में कौन मूव करेगा सर? ऑर्बिट में मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के पास में टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी होगी? v के बराबर। इसका सेपरेशन डिस्टेंस कितना होगा सर? r के बराबर इसका होगा सर सेपरेशन डिस्टेंस। ठीक है, अब क्या होता है ना, जब इस इलेक्ट्रॉन की अपन बात करेंगे तो क्या इसके पास में मास नहीं होगा सर? बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन के पास में मास तो होगा ही ना। और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी ऑल्सो, और वो सर्कुलर पाथ में कुछ रेडियस भी है। ठीक है, तो यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा सर? रेडियस। तो mv स्क्वायर बाई आर, दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, mv स्क्वायर बाई आर ये अपने पास में फॉर्मूला हो जाता है फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में भी जो कंक्लूजन्स आए थे, उसके बाद जो नील बॉर्न ने भी पॉस्टुलेट पुट फॉरवर्ड किया था फर्स्ट पॉस्टुलेट में, तो हर जगह इस बात का जिक्र है कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना इलेक्ट्रॉन के पास, ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से काम कर रहा है सर? दिस सेंट्रीपिटल फोर्स is due to the electrostatic attraction between the nucleus and the electron, between the nucleus and what? And the electron। ये वाली बात समझ में आती है क्या? यस सर, ये वाली बात बाकायदा समझ में आती है। ठीक है, तो ध्यान देना कि at any point of time हम centripetal force को electrostatic force से बाकायदा equate कर सकते हैं, because centripetal force is provided by the electrostatic force of attraction between the nucleus and that particular electron। ठीक है सर, एक तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है, और दूसरा आपको ध्यान क्या रखना है सर? पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा आपको ध्यान क्या रखना है सर? दूसरा आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा आपको ध्यान रखना है क्या सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है,
सेकेंड चीज में आपको क्या ध्यान रखना है सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सर क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर, ठीक है। तो के, उसके बाद भाई अपने पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास में चार्ज कितना होगा सर, न्यूक्लियस के पास में चार्ज होगा Z इंटू ई के बराबर, ठीक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास में चार्ज क्या होगा, माइनस ई के बराबर, और सेपरेशन डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, आर के बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस के जेड ई का स्क्वायर अपॉन नीचे अपने पास में क्या आ जाएगा सर, आर, ठीक है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज मैं बता चुका हूं कि अगर आपको निकालनी है टोटल एनर्जी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्लाइड पे जो जो चीजें लिख करके रखी हुई हैं ये आपको समझ में आ गई है क्या? अगर आपको हर एक बात समझ में आ रही है तो फिर बनता यह है कि आप कॉमेंट सेक्शन में फायर इमोजीज मुझे भेजते रहें, ठीक है, ताकि मेरे को समझ में आ जाए कि हाँ भाई पूरी बात आप लोग तक बकायदा पहुंच रही है। ओके सर, डन 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 डन। तो एनर्जी बेसिकली दो तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर अपन बात करते हैं स्पेसिफिकली हाइड्रोजन एटम के लिए, तो उसकी एनर्जी 13.6 माइनस में है अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये सर कैसे हो जाती है, ये एनर्जी कैसे आती है, उसी को अपन निकालने वाले हैं। तो चलें बिना समय लगाए अपन निकालते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, कहां पर, इन एन ऑर्बिट, ठीक है सर। एनर्जी हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन की इन एन ऑर्बिट। तो शुरू करें कार्यक्रम, यस सर बिल्कुल कार्यक्रम शुरू करते हैं। सेम फंड अपने को फॉलो करना है, बस जरा ध्यान देना है कि वी आर नॉट वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट हाइड्रोजन, ठीक है। हम इन जनरल किसी भी न्यूक्लियस की बात करेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, Z के बराबर मान लेते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। ओके सर डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एब्सोल्युटली वील हैव अ न्यूक्लियाई, एब्सोल्युटली वील हैव अ न्यूक्लियाई, ठीक है। और इसके पास में भाई चार्ज क्या होगा, देखो ये सेंटर था, इसके पास में चार्ज क्या होगा, प्लस का ZE, दिस इज गोइंग टू बी द अमाउंट ऑफ द चार्ज, ठीक है। ओके सर डन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये वाला फंडा पूरा डन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ये ऑर्बिट है ना, और इन ऑर्बिट में कौन मूव करेगा सर, इन ऑर्बिट में मूव करेगा अपने पास में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये रहा अपने पास में ऑर्बिट, और इसमें कौन मूव करेगा सर, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ओके सर ठीक है, मान लेते हैं कि ये है अपने पास में एक इलेक्ट्रॉन जो कि मूव कर रहा है इस ऑर्बिट में, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है इसके पास में कितनी सर, v के बराबर। और इसका जो ये जो दूरी होगी इसकी सेंटर से जो यहाँ तक की इसकी दूरी होगी ना, इसको अपन क्या मान देंगे सर, इसको अपन मान लेते हैं r के बराबर, जैसा कि होता है, कोई दिक्कत है, जैसा कि होता है भाई इसका फंडा है। अब जरा ध्यान देना, पहले अपन निकालते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू बी द पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी को अपन u से करते हैं रिप्रेजेंट, ठीक है। पहले अपन निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी, फिर अपन निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू के, उसके बाद Q1 इंटू अपन Q2 करेंगे। और इस बात का खास ख्याल रखना है इस बार कि पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, और अगर आप कभी भी स्केलर क्वांटिटी को इवैल्यूएट करते हैं ना तो फिर आपको चार्ज का साइन कन्वेंशन लेके चलना पड़ता है, ठीक है। अगर साइन कन्वेंशन माइनस में आ गया तो फिर माइनस में लेके चलना पड़ेगा, बोलो हाँ कि ना, ये सब बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो जाएगा, माइनस का के, अब देखो Q1 Q2 तो ZE इंटू ई करेंगे तो ZE का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे अपने पास में क्या आ जाएगा सर, R आ जाएगा, नीचे अपने पास में क्या आ जाएगा सर, R आ जाएगा। दिस बिकम्स योर फर्स्ट इक्वेशन, ये अपने पास क्या बन जाएगी सर, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब अपन निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब अपन क्या निकालते हैं सर, काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो सर काइनेटिक एनर्जी डेवलप कैसे होती है भाई, काइनेटिक एनर्जी ऐसे आती है, देखो यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो किसने अप्लाई करा होगा सर, दैट इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिल्कुल सही बात है सर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, सेंट्रीपिटल फोर्स है सर mv स्क्वायर बाई आर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है सर, के Q1 Q2 तो ZE इंटू ई करेंगे, ZE का स्क्वायर, तो के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। बोलो हाँ कि ना, यस सर बिल्कुल सटीक बात है, के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। ये तो जनरल फॉर्मूला वैसे भी होता ही है सर, जनरल फॉर्मूला ये वैसे भी होता है। एक आर से एक आर जो है वो तो जाएगा निपट, तो अपने पास में क्या बचेगा सर, अपने पास में बचेगा mv का स्क्वायर और KZE का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा सर, R के बराबर आ जाएगा। अब एक बहुत ही प्यारी सी बात पे ध्यान देना, हमें अभी निकालनी है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना सर वो होती है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सर, हाफ mv स्क्वायर। तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 2 से, और मैं यहाँ पर भी इसको डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो चुका है सर, ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो चुका है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो देयरफॉर अपन इसको अब लिख देते हैं कि देयरफॉर जो काइनेटिक एनर्जी है, देयरफॉर जो काइनेटिक एनर्जी है, therefore
ये जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, वो अपने पास में क्या भाई, ये के से के मत काट देना यार, ये वाला के काइनेटिक एनर्जी के लिए था और ये वाला के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, 1/4πε0, ठीक है। तो के जेड ई का स्क्वायर अपॉन नीचे अपने पास में क्या आ जाएगा सर, 2r आ जाएगा। यहां तक का मसला पूरा क्लियर है? यस सर, यहां तक का मसला बाकायदा पूरा क्लियर है। सेकंड वाली इक्वेशन अपने पास में पूरी डन हो चुकी है। अब आपको ये समझना है कि भाई अगर आपको निकालनी है टोटल एनर्जी तो वो कैसे मिलेगी सर, वो मिलती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करके। कैसे मिलती है सर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करके। तो नाउ टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी अपने पास में क्या है सर, के जेड ई का स्क्वायर अपॉन 2r, ठीक है। और प्लस अपन क्या करेंगे सर, पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस का क्या हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, माइनस का के जेड ई का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, आर, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है क्या? यस सर, बाकायदा पूरा क्लियर है। तो टोटल एनर्जी हमारे पास में जो बचेगी ना, एक काम करते हैं, यहाँ से अपन के जेड ई का स्क्वायर अपॉन आर कॉमन ले लें। यस सर, के जेड ई का स्क्वायर अपॉन आर, के जेड ई का स्क्वायर अपॉन आर कॉमन ले लेंगे। तो 1/2 - 1 क्या बचेगा सर, 1/2 माइनस का 1 बचेगा। भाई 1/2 - 1 क्या होता है सर, माइनस का हाफ होता है। क्या होता है सर, माइनस का हाफ होता है। तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, जरा ध्यान देते हुए चलना। तो देयरफॉर ये जो टोटल एनर्जी आने वाली है, फोकस करना है इस पे अच्छे से। देयरफॉर ये जो टोटल एनर्जी आने वाली है, देयरफॉर जो टोटल एनर्जी आने वाली है अपने पास में, वो अपने पास में क्या आने वाली है, हाफ -1 करेंगे तो माइनस का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, ठीक है। क्या हो जाएगा सर, माइनस का के जेड ई का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा सर, 2r हो जाएगा, ठीक है। सही जा रहे हैं क्या अपन, माइनस का के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, तो माइनस का के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। तो ये अपने पास में क्या बच जाएगा सर, दिस इज गोइंग टू बी द टोटल एनर्जी, ठीक है। अब आपको ना बस यहाँ पे रेडियस जो है ना वो चिपका देना चाहिए, बिकॉज रेडियस के टर्म्स में अपने पास में फाइनल फॉर्मूला नहीं बनता है। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे रेडियस का जिक्र नहीं है सर, ठीक है। जिस फॉर्मूले की आपको रिक्वायरमेंट है ना, उस फॉर्मूले में दरअसल रेडियस का जिक्र नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, रेडियस नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक काम करेंगे, आप पहले यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इत्मीनान से आप पहले यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर दो बेटा। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन है सर, ठीक है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर आप यहाँ तो अभी पूरा स्क्रीन जब भर दूंगा ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना। तो अभी अपन एक काम करते हैं, मैंने कुछ इक्वेशंस को नाम दिया था क्या, फर्स्ट सेकंड नाम मैं दे चुका हूं, पुट करके अपने पास में जो आ गई है इसको बोलूंगा मैं थर्ड इक्वेशन, ठीक है। यस सर, दिस इज गोइंग टू बी आवर थर्ड इक्वेशन। अब क्या करना है अपने को सिर्फ आर निकालने से मतलब है। अपने को यहाँ पे क्या निकालना है, सिर्फ आर निकालना है। तो आर अपन कैसे निकालेंगे, जरा फोकस करते हुए चलते हैं। देखिए, एंगुलर मोमेंटम MVR, ठीक है, ये अपने पास में क्या होता है सर, NH/2π होता है। सही जा रहा हूँ क्या मैं, बिल्कुल सही जा रहा हूँ सर। MVR इक्वल टू क्या होता है सर, NH/2π होता है। अब मुझे तो वहां पे R को पुट करना है, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ से अपन R निकालना भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक काम करो ना, पहले जब अगर आपको R निकालना है ना, तो आप एक काम करेंगे, दो इक्वेशन से वेलोसिटी को इक्वेट करेंगे। सुनते चलो मेरी बात। पहले अपन ये नील बॉल का ये फंडा उठाया कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, मतलब MVR इक्वल टू NH/2π होता है। इसके ऊपर डेडिकेटेड लेक्चर्स आपको मिल चुके हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आ जाइए, कूद पड़िए वेलोसिटी के ऊपर। तो NH अपॉन यहाँ पे 2πmr, NH/2πmr, ठीक है। अब एक काम करो, मेरी बात सुन लो, एक बार इसका स्क्वायर तो करो। क्यों करना है सर मैं बताऊंगा, लेकिन अभी बस मेरी बात मानते हुए स्क्वायर कर तो दो। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, पाई का स्क्वायर, m स्क्वायर, r का स्क्वायर, ठीक है। ओके सर, डन। ये अपने पास में आ गई है वेलोसिटी। तो अपने पास में एक, इसको मैं चलो फोर्थ इक्वेशन नाम दे देता हूँ, ठीक है। एंड अब आप लोग जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स सर, mv²/r इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो सर के, उसके बाद न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा, Ze के बराबर। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका चार्ज, तो k Ze², तो k Q1 Q2 अपॉन अपन क्या करते हैं सर, r का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो रही है क्या सर? नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही यहाँ तक। तो एक r से एक r जो है वो तो कट ही जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल कट जाएगा सर। तो वेलोसिटी का स्क्वायर क्या बचेगा, सुनना मेरी बात को अच्छे से, के जेड ई स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बचेगा सर, m को नीचे पटक दो तो m इंटू आर आ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास में क्या बन जाएगा सर, वेलोसिटी का स्क्वायर बन जाएगा। दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 5।
दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 5, है ना। अब जरा गौर करते हुए चलना, आपको तो निकालनी है क्या सर, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी निकालने में कौन अभी यहाँ पे काम खराब कर रहा है, रेडियस काम खराब कर रहा है। तो एक काम करो ना, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को इक्वेट कर दो, रेडियस मिल जाएगा तुमको, ठीक है। सुनो मेरी बात अच्छे से सुनो, इक्वेट करो फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को, तो यहां से रेडियस को पालो और उसके बाद फिर रेडियस को भर दो थर्ड वाली इक्वेशन के अंदर, बात ही खत्म हो जाएगी। तो भाई फोर्थ और फिफ्थ चेक कर लेते हैं। एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये अपने पास में क्या है सर, एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन क्या है 4 पाई का स्क्वायर अपॉन क्या है सर 4 पाई का स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई का स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू अपने पास में क्या है सर यहाँ पे ये वाली इक्वेशन के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर, के जेड ई स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है सर एम इंटू आर है नीचे, ठीक है। चलिए डन 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 डन, एक एम से एक एम कट जाएगा, एक आर से एक आर यहाँ पे कट जाएगा बकायदा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ आपको आर निकालने से मतलब है और कुछ नहीं निकालना है। तो एक काम करो, आर को यहाँ फेंक दो, बस इस आर को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा सर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, इत्मीनान से सुनना मेरी बात, आर को यहाँ फेंका, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई का स्क्वायर एम, 4 पाई का स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ठीक है। के मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आ गया अपने पास में आर। अब क्या करेंगे सर, इसको मैं बोल दूंगा अपने पास फोर्थ फिफ्थ तो बन चुकी है, सिक्स्थ इक्वेशन है, ठीक है। ये आपने क्यों करा, रेडियस आपने क्यों निकाला, बिकॉज मैं बोल चुका हूं कि टोटल एनर्जी का मुझे ऐसा फॉर्मूला चाहिए था जहां पे रेडियस का जिक्र बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, हमने आर को निकाल लिया, उसको बस पुट कर देंगे इनटू विच इक्वेशन सर, इनटू थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो उसको मैं लिख देता हूं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ सिक्स्थ इक्वेशन इनटू, कौन सी इक्वेशन में पुट करना है सर, इनटू द थर्ड इक्वेशन, ठीक है। इनटू द थर्ड इक्वेशन में अब उसको अपन पुट कर देते हैं। तो अपने पास में जो टोटल एनर्जी बचेगी वो क्या बचेगी, ध्यान देना, अपने पास जो टोटल एनर्जी बचेगी वो क्या बचेगी, माइनस का अपने पास अपन क्या कर सकते हैं के जेड ई स्क्वायर, माइनस का के जेड ई स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा सर ट्वाइस ऑफ आर, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ, उसके बाद में आर अपन पुट करेंगे, तो आर में क्या आ जाएगा एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर और उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा सर 4 पाई का स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ठीक है। क्या बोला मैंने, 4 पाई का स्क्वायर इंटू एम के जेड ई का स्क्वायर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं सर, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। अब मैं आपको ना एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, देखो क्या होता है, मेजरली यहाँ पे हर चीज जो है ना वो कांस्टेंट ही है, ठीक है। बस यहाँ पे एक n का स्क्वायर आ रहा था ना, उसको छोड़ दिया जाए और z के स्क्वायर को छोड़ दिया जाए। चेक करो z इंटू जेड करोगे तो z का स्क्वायर भी आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे बस दो चीजों की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ z के स्क्वायर की और एक मैं आपसे बात कर रहा हूँ n के स्क्वायर की। z इंटू जेड करूंगा z का स्क्वायर और एक बात करूंगा n के स्क्वायर की। इन दोनों को छोड़ दे तो बाकी सारी चीजें कॉन्स्टेंट है, और जब सारी की सारी जो कॉन्स्टेंट चीजें तो सारी कॉन्स्टेंट वैल्यू अगर मैं भर दूंगा ना, तो मेरे पास जो आंसर बचेगा ना वो बचेगा माइनस का 13.6 अपॉन एन का स्क्वायर और वहां अपने पास में क्या आ जाएगा सर जेड का स्क्वायर, और ये सब आने वाला है किसमें सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये सारी की सारी चीजें किसमें आने वाली हैं सर, ये सारी की सारी चीजें आने वाली हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाली चीज बैठ गई है, यस सर, ये वाला फंडा बाकायदा बैठ चुका है। तो ये रहेगा अपने पास में टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट का फॉर्मूला, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे अगर बात करें कि भाई हाइड्रोजन एटम के लिए मुझे निकालना है, ठीक है, तो कौन से ऑर्बिट में निकालना है वो छोड़ो, लेकिन अगर हाइड्रोजन एटम के बारे में आपको निकालना है तो z की वैल्यू को आप 1 पुट कर दीजिएगा, इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आ गया ये वाला पूरा फंडा समझ में। इसलिए मैंने कहा था कि z के स्क्वायर को छोड़ दो भाई, z के स्क्वायर को छोड़ दो, क्योंकि क्या है कि अलग अलग एटम के लिए एटॉमिक नंबर की वैल्यू जो है वो चेंज होने वाली है, z की वैल्यू जो है वो चेंज होने वाली है, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑर्बिट भी क्या है, अब किस इलेक्ट्रॉन की आप एनर्जी निकाल रहे हो, वो इलेक्ट्रॉन किस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो वो चीजें अलग अलग होती है ना भाई। आई मेरी बात समझ में, कुछ नया ऑर्बिट होगा तो उसमें अपन n की वैल्यू को फिर अलग तरह से पुट करेंगे, जो भी उसकी वैल्यू होगी वो पुट कर देंगे। तो दैट इज द सिनेरियो कि n और z जो है ना वो वेरिएबल रहने वाले। इस हिसाब से माइनस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर ऊपर है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपने पास में इसका आंसर आता है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज लेके रखी हुई थी, लेकिन याद रखना कि हाइड्रोजन एटम की बात करी गई थी, तो उसके लिए एब्सोल्युटली एटॉमिक नंबर की वैल्यू कितनी होती है सर, ओनली 1 होती है, ठीक है। z की वैल्यू 1 होगी तो माइनस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपने
पास में आंसर रहेगा. इट इज एज सिंपल एज दैट. टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट इज नेगेटिव. ठीक है भाई, टोटल एनर्जी जो होती है ना इलेक्ट्रॉन की किसी भी स्टेशनरी ऑर्बिट में वो नेगेटिव होती है. क्या बोला मैंने? किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होती है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो नेगेटिव होती है. नेगेटिव ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्री टू मूव. इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एकदम फ्री टू मूव नहीं है सर. ठीक है, इलेक्ट्रॉन अभी भी अपने न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में बंधा हुआ है, न्यूक्लियस की पकड़ में है, न्यूक्लियस की जकड़ में है. ठीक है, आया समझ? तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट इज नेगेटिव, व्हिच मींस दैट द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड इज नॉट फ्री टू लीव इट. एंड इट इज नॉट फ्री टू लीव इट. आगे पूरी बात समझ? बोलो हाँ कि ना. ये वाला फंडा पूरा क्लियर है क्या? यस सर, पूरा क्लियर है. तो अब अलग अलग ऑर्बिट में, अलग अलग नंबर ऑफ ऑर्बिट में एन की वैल्यू फिर डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी, फिर उससे एनर्जी भी डिफरेंट हो जाती है. द एनर्जी ऑफ एटम इज लीस्ट. ठीक है, लीस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किस केस में होगी, तो दैट इज फॉर 1. ठीक है, देखो ना एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास में क्या आ गया था, माइनस का 13.6 अपॉन एन का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर आपको एनर्जी लीस्ट चाहिए, ठीक है, लीस्ट मतलब बहुत छोटी चाहिए, तो बहुत छोटी मतलब क्या, बहुत छोटा मतलब क्या, सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू कर दो, सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू कर दो, बहुत छोटा हो जाएगा वो. ठीक है, तो ये जो नेगेटिव वैल्यू आई रही है ये ई की वैल्यू सबसे छोटी जो है ना आपको बेसिकली करनी है. तो ये अपने पास कब होगा सर, जब एन की वैल्यू अपने पास में कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी. ठीक है, एन की वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी सर, 1 के बराबर करनी पड़ेगी, बिकॉज मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो E हैज टू बी मैक्सिमम नेगेटिव. तो उसके लिए अपन को N की वैल्यू को 1 करना पड़ेगा. ठीक है, बिकॉज अगर मैं N की वैल्यू को बढ़ाऊंगा ना, जैसे मान ले अगर मैंने N की वैल्यू, उसमें तुमको आगे दिखाऊंगा, जैसे मान लो अगर मैंने N की वैल्यू 1 रखी तो मेरा आंसर कितना आ गया, माइनस का 13.6. जब मैं N की वैल्यू को बढ़ा दूंगा ना तो ये माइनस में क्या है, छोटी वैल्यूज आएंगी. ठीक है, माइनस 13.6 से क्या है सर, छोटी वैल्यू आने वाली है. आई मेरी बात समझ में? नेगेटिव में अगर छोटी वैल्यू हो गई इसका मतलब क्या है, नेगेटिव में अगर वैल्यू छोटी आ रही है तो इसका मतलब वो प्रैक्टिकली बड़ी है. जैसे मान ले -10 और -8, तो नेगेटिव में वैल्यू वाइज में अगर चलूँ ना तो 8 छोटा पड़ता है 10 के सामने, लेकिन ये नेगेटिव में है तो ये हाई वैल्यू चली गई है और ये चली गई है सर क्या, लो वैल्यू. आई मेरी बात समझ? पक्का? तो यहाँ पे अगर आपको लोवेस्ट एनर्जी चाहिए मतलब लीस्ट नेगेटिव, मतलब लोवेस्ट एनर्जी चाहिए मतलब लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू चाहिए आपको. ठीक है, आई बात समझ? तो वो अपने पास किसके लिए होगा सर, n = 1 के लिए होगा. दिस स्टेट ऑफ लोवेस्ट एनर्जी ऑफ द एटम इज कॉल्ड एज द ग्राउंड स्टेट. ये जो स्टेट है ना इस इलेक्ट्रॉन का, तो वो एकदम ग्राउंड स्टेट कहलाता है. इसमें उसके पास में क्या होती है सर, लीस्ट एनर्जी होती है, लोवेस्ट एनर्जी होती है. ठीक है, ये फर्स्ट वाले के लिए. देयरफॉर द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो जो ये डेटा अपने पास में आया ना भाई, अपने पास जो डेटा आया ना ये कि एनर्जी कितनी है ग्राउंड स्टेट में, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो इस डेटा से आपको ये मालूम चलता है कि अगर उस इलेक्ट्रॉन को आपको उस ऑर्बिट में से बाहर निकालना है ना तो उसके लिए आपको उस इलेक्ट्रॉन को कम से कम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो निकलता है. तो आप उसको आयनाइज कर दोगे ना, अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आपने आयनाइज कर दिया एटम को, तो इसलिए आप उसको आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं. क्या बोलते हैं इसको अपन सर, आयनाइजेशन एनर्जी भी इसे कहा जाता है. क्या कहा जाता है सर, आयनाइजेशन एनर्जी. क्या, आयनाइजेशन एनर्जी. बोलो हाँ कि ना. यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है. चलिए उसके बाद क्या होता है, एनर्जी इन वेरियस ऑर्बिट्स. ये डेटा है आपको पर याद हो जाना चाहिए इन 5-6 डेटा, इन 5-6 पॉइंट्स के लिए. ठीक है, जरा गौर करिए. जब आप फर्स्ट में निकालेंगे फॉर्मूला क्या है, हम तो बात कर रहे हैं अपने पास में हाइड्रोजन एटम की. ठीक है, तो एनर्जी इन वेरियस ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम, क्योंकि अपन ने Z की वैल्यू को 1 मान के यहाँ पे रखा हुआ है. ठीक है, तो आप लोग जानते हैं अपने पास जनरल फॉर्मूला क्या होता है. जनरल फॉर्मूला अभी तो हम लोगों ने डिराइव किया ना. जनरल फॉर्मूला जो होता है ना एनर्जी का, वो होता है माइनस का 13.6 अपॉन n का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्या बोला मैंने, माइनस का 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है. ठीक है, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं सर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है. दिस इज गोइंग टू बी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट. दिस इज गोइंग टू बी द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट. कोई परेशानी हो रही है यहाँ पे नहीं सर. देखो n की वैल्यू अपन ने 1 पुट करी, अपना आंसर कितना आ गया सर, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि होता है. आपने n की वैल्यू को 2 पुट करा तो वैल्यू क्या बढ़ गई यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो अपना आंसर क्या होगा, 13.6 को एक बड़ी वैल्यू से अपन डिवाइड कर
कर रहे हैं तो आंसर अब उससे कम आएगा, तो माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तीसरे वाले में और कम हो गया तो माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो चुका है, वैल्यू वाइज बात कर रहा हूं, ठीक है। फोर्थ वाले में कितना हो जाएगा सर, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हाइड्रोजन एटम, प्लीज कीप दिस इन माइंड। जेड की वैल्यू, जनरल फॉर्मूला अपने पास में ये था फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। या फिर मैं एक काम करूं, जनरल फॉर्मूला में मैं फिर स्पेसिफिकली क्यों बात करूंगा इसमें हाइड्रोजन की, मैं इसमें ना जेड का स्क्वायर कर देता हूं ना यार, जेड का स्क्वायर, तुम जरा साइड हो जाओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब सटीक है क्या सर, यस सर, ये वाला फंडा बिल्कुल सटीक है। तो माइनस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, उसके बाद z का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिफ्थ वाले में माइनस का 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिक्स्थ वाले में माइनस का 0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेवंथ वाले में माइनस का 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, मतलब कम से कम 4-5 तो याद कर लो, माइनस का 13.6, फिर माइनस का 3.4, माइनस का 1.51, माइनस का 0.85, माइनस का 0.54, ठीक है, कम से कम ये 5 तो याद रख लो तो आसान रहता है, ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं है। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। और इसी के साथ खत्म होता हुआ ये जानदार शानदार सा लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो बनता यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां या जो कुछ भी है, तो बड़ी प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहेगी। हम लोग बाकायदा सारे कमेंट्स को चेक करते हुए चलते हैं, बिकॉज आपके ही फीडबैक पे काम करके वीडियोस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं, ठीक है। इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसी के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।